अभी कुछ ही महीने पहले भारत में एक बहुत बड़ा चुनाव गया है, एक इतना बड़ा चुनावी प्रकरण गया है जिसमें कई झूठ बोले गए, जहां पर बार बार ये भी कहा गया कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी की गवर्नमेंट अकेले 400 पार कर रहे हैं, लेकिन 270 पर उन्हें लपेट दिया गया। तो उसी तरीके की एक और मुद्दा, उसी तरीके की एक और मीडिया मशीनरी, एक और तरीके की मोटिव चलाई जा रही है मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, मुख्य धारा मीडिया के द्वारा, ताकि अब कांग्रेस और उनकी जो अलायंस है महाविकास आघाड़ी, शरद पवार उद्धव ठाकरे की जो अलायंस है, उन्हें एक बार और रोका जा सके और पब्लिक में एक भ्रम फैलाया जा सके। दोस्तों, सबसे बड़ा बात है कि जिस ओपिनियन पोल, जिस एग्जिट पोल के चलते देश में शेयर मार्केट में इतना बड़ा घाटा हुआ, जिस शेयर मार्केट के चलते लोगों ने इतने पैसे बर्बाद, लोगों के कितने पैसे गए और कॉर्पोरेट्स ने बहुत इनकम किया, एक बार फिर उसी तरीके से सी वोटर बोले या एग्जिट पोल बोले फिर से वापस आ चुका है। और इस एग्जिट पोल्स के चलते ये हो गया है कि अब लोग फिर से, लोगों के माइंड में एक पर्सपेक्टिव बैठाया जा रहा है, लोगों के मन में ये बैठाया जा रहा है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो अलायंस है वो एक बार फिर महायुति अलायंस जो है वो एक बार फिर से पावर में वापस आ रही है। रेवडी पॉलिटिक्स तो चल ही रही है, लेकिन अब एक बार और एक नया तरीका का समीकरण दिखाया जा रहा है, एक नया तरीका का एक स्टांस दिखाया जा रहा है कि बीजेपी अकेले 90 से 110 सीट क्रॉस कर रही है। लेकिन अगर आप जमीनी हकीकत पर अगर उतरे, जमीनी हकीकत यह है कि अभी बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है महाराष्ट्र में उनके यह अवस्था है कि अजीत पवार जैसे तगड़े दिग्गज नेता अब अपने सीट से लड़ना नहीं चाहते हैं, वह बारामती से लड़ना नहीं चाहते हैं, कंफ्यूज्ड है, अपने बेटे को पार्टी का सब कुछ सौंप चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि भारतीय राजनीति में किस तरीके से पर्सपेक्टिव बैठाया जाता है। एक तरफ तो मोदी सरकार ऑलरेडी लेटरल एंट्री के चलते से बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और अंदर ही अंदर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के जो गुट है उसके बीच में एक बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा है। साथ ही साथ आरएसएस अजीत पवार को अब नहीं सह पा रही है। आरएसएस के लिए अजीत पवार एक करप्ट फिगर है, लेकिन उस तरफ से अगर हम ध्यान से देखे जाए तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी वो अजीत पवार को बैक कर रहे हैं। तो इस द्वंद्व के अंदर बीजेपी में एक बहुत बड़ा, एक महायुति अलायंस के अंदर एक बहुत बड़ा खिचड़ी पकड़ा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पर्सपेक्टिव बनाने के लिए, वोट आदमी इंसान के अंदर एक माइंडसेट क्रिएट करने के लिए मुफ्त की रेवडी पॉलिटिक्स और साथ साथ ओपिनियन पोल्स बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि बीजेपी फिर से पावर में वापस आ रही है, महायुति फिर से पावर में वापस आ रही है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत के माने तो शरद पवार और अमित शाह के बीच में जो दोनों, एक अगर महाराष्ट्र के चाणक्य हैं तो एक देश के चाणक्य है, कथित रूप से दोनों को अगर हम बोले तो उन दोनों के बीच एक टकराव चल ही रहा है। हमें तो ये भी पता है कि एक दूसरे को किसी ने मतलब करप्शन का माफिया कहा तो किसी ने एक को तरीपार कहा। तो इससे ये हो रहा है कि राजनीति बहुत गर्मा गई है और यहाँ पर उद्धव ठाकरे का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि उद्धव ठाकरे की सेना अब टूट चुकी है, शिवसेना टूट चुकी है और उनके फ्रैक्शंस में किसे ज़्यादा वोट मिलेगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं भी, एक और जो इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी मुद्दा है वो है कि सिंबल। ये मत भूलिए दोस्तों कि सिंबल के लिए भी बहुत सारे वोट इधर से उधर हो रहा है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि एग्जैक्टली जो सिंबल है जो किसके पास है। उद्धव ठाकरे का सिंबल मशाल है, वहीं हम जानते हैं कि जो धनुष का जो ट्रेडिशनल सिंबल था शिवसेना का वो अब एकनाथ शिंदे गुट के पास है, जिससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। और यही चीज़ शरद पवार के साथ भी हो रहा है। लेकिन सबके बीच, इन सब के बीच जो मेन रोल होगा वो रोल होगा कांग्रेस का, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई थी और इस बार भी शायद कांग्रेस को ही सबसे ज़्यादा सीटें मिले। लेकिन ये अभी बहुत लंबा खेल है, क्योंकि अभी इसके बीच क्योंकि चुनाव तो दिवाली के बाद होने वाला है और उससे पहले बहुत कुछ होने वाला है जिससे चुनावी मुद्दा बन सकता है। एक तरफ तो लाडली बहन योजना आ गए हैं, मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है, लाडला भाई योजना आ गया है, और दूसरी तरफ कांग्रेस और शरद पवार की जो जुट है और साथ साथ शिवसेना, उन तीनों ने एक ऐसा अलायंस बनाया है जिससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मिट्टी बहुत धीमी हो गई है। तो अब आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि इसका अंतिम जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा। लेकिन जो भी हो, आप हमारे साथ बने रहे ऐसे ही नए नए पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के लिए। आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ते रहें। थैंक यू। जय हिंद।